हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट 5 विजिट कर सकते हैं। देखो, ह्यूमन सिस्टम के इस पार्ट में अपन किस सिस्टम की स्टडी करेंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि एक्सक्रिएशन होता क्या है। तो इसको भी समझने से पहले अपन दो टर्म को अच्छे से समझते हैं। देखो, अपनी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसे ब्रेक डाउन प्रोसेस कह सकते हैं और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। और एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसे फॉर्मेशन प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें चीजें फॉर्म होती है, बनती है और उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इन मेटाबॉलिक प्रोसेस बोले तो दोनों में ही कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब ये वेस्ट धीरे धीरे बॉडी में बढ़ने लगेगा और अगर इसे रिमूव नहीं किया जाए तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह क्या कर सकता है? बिहेव कर सकता है। तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन सेल बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रिएशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो, CO2 और नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं वो मेन एक्सक्रिएटरी क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं। अब CO2 जो बनेगी वो तो अपन सबको पता है, ब्लड से वो कहां ट्रांसफर कर दी जाएगी? लंग्स में। और लंग्स से उस CO2 को कहां भेज दिया जाएगा? बाहर भेज दिया जाएगा। तो CO2 का एक्सक्रिएशन तो लंग्स पे डिपेंड करता है। आपको ये जान के हैरानी होगी, लंग्स भी एक तरह के एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते हैं। वो किसको एक्सक्रिएट करते हैं? CO2 को। लेकिन अपना यहाँ इस चैप्टर में ये जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, इसका मेन मोटिव कौन से वेस्ट से है? नाइट्रोजन वेस्ट से। किससे? नाइट्रोजन वेस्ट से। तो एक्सक्रिएशन जो होता है वो मेनली किससे रिलेटेड होता है? एक्सक्रिएटरी कौन से सब्सटेंस से रिलेटेड होता है? नाइट्रोजन वेस्ट से। इसको भी समझते हैं। देखो, अपन बॉडी में जनरली तीन तरह की चीजें, मेन न्यूट्रिएंट्स अपने क्या होते हैं? तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। किस किस के बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। जबकि जो प्रोटीन जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की बनी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं तो इनके वेस्ट में भी क्या होगा? CH और O। तो वो वेस्ट या तो CO2 होता है या क्या होता है? वाटर होता है। वाटर की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और CO2 जो है वो अपन लंग्स से निकाल देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होने की वजह से एक एक्स्ट्रा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं अमोनिया। और ये हाईली टॉक्सिक गैस होती है और इसको एक्सक्रिएट करने के लिए मैं लंग्स के पास नहीं भेज सकता। ना तो ये लंग्स के पास जाती है और ना ही भेजा जा सकता है, क्योंकि लंग्स खराब हो सकते हैं। बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और लंग्स आप सब जानते हैं बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं। तो ये नाइट्रोजन वेस्ट है और इसको बॉडी से निकालने के लिए जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो, हाँ, एक और चीज, अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट हो रहा है तो फिर प्रोटीन कंज्यूम ही क्यों करें? लेकिन प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। प्रोटीन जो ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, बॉडी के इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन। तो अपन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो ये अमोनिया बनेगी, NH3 किसको डिनोट कर रहा है? अमोनिया को। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस अमोनिया को डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं? बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। कुछ जने जो होते हैं वो इस अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही एक्सपेल करते हैं। कुछ जो होते हैं वो अमोनिया को यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं और कुछ जो होते हैं यूरिया के फॉर्म में करते हैं। जो यूरिक एसिड के फॉर्म में करेंगे उन्हें यूरिकोटैलिक कहेंगे, जो अमोनिया के फॉर्म में करेंगे उसे अमोनियोटैलिक कहेंगे, और जो यूरिया के फॉर्म में करेंगे, बॉडी से रिमूव करेंगे, उसे क्या कहेंगे? यूरियोटैलिक। अब मन में क्वेश्चन उठता है, ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी क्यों? जब सब में अमोनिया ही बनता है तो ये डिफरेंट मेथड क्यों यूज करें? तो देखो, बेसिकली अमोनिया जो होती है वो हाईली टॉक्सिक होती है। तो दो नुकसान है उससे। एक तो उसको बॉडी में बिल्कुल स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे ही वो बनी उसे हाथों हाथ रिमूव करने की जरूरत है। दूसरा, वो जो वाटर में सॉल्युबिलिटी जो होती है इतनी कुछ खास नहीं होने की वजह से इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है रिमूव करने के लिए। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और स्टोर बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ये फैसिलिटी हर ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल नहीं है।
इतना अमाउंट ऑफ वाटर सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल। फ्रेश वाटर बोले तो जो सॉल्टी वाटर ना हो, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स के पास इतना वाटर है, दिन भर उन्हें पानी में ही रहना है, तो वो इस फॉर्म में अमोनिया को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? अमोनियोटेलिक। तो एनिमल विच एक्सक्रिएट अमोनिया एज एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस, वो क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक। और इसके लिए क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है, और साथ में क्या होती है? इसे स्टोर नहीं कर सकते, कांट स्टोर। और ऐसा किस किस में होता है? बॉनी फिश, जो कि बेसिकली फ्रेश वाटर में होती है, एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। यूरियोटेलिक। अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें अपन ह्यूमन भी आते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे ही अमोनिया बनती है उसको लीवर में ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? लीवर में। और लीवर में उस अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है? यूरिया में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? यूरिया में। और इसमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो एनर्जी खर्च करने का नुकसान है, लेकिन एक फायदा है। क्या फायदा? ये यूरिया अमोनिया के कंपेयर में थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, और इसे बाहर रिमूव करने के लिए कंपेरेटिवली कम वाटर की क्या होती है? नीड होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। तो क्या होगा? एनिमल विच एक्सक्रिएट यूरिया एज एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस, वो क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। और ये यूरिया का, अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन होता क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहां होता है? लीवर में। और इसके लिए कंपेरेटिवली लेस वाटर की नीड होती है, बोले तो रिमूव करने के लिए, और थोड़ी देर के लिए इसे स्टोर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैमल्स और सी फिशेज। सी फिशेज वो होती है जो सॉल्टी वाटर में होती है, ठीक है, और जो फ्रेश वाटर में होती है वो तो अपन ऊपर कर चुके। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इतना वाटर भी अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इस अमोनिया को यूरिया में ना कन्वर्ट करके उसे फर्दर किस में कन्वर्ट करते हैं? यूरिक एसिड में। इस प्रोसेस में एनर्जी और ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन फायदा क्या होता है कि जो वाटर की नीड होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, और बॉडी में यूरिक एसिड को कुछ देर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एनिमल विच एक्सक्रिएट यूरिक एसिड एज एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है? यूरिकोटेलिक। और लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायर्ड होती है, और इसे स्टोर भी किया जा सकता है। बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट वगैरह किस में आते हैं? इसमें आते हैं। अब क्योंकि इतना कम वाटर यूज करते हैं, तो देखो अमोनिया और यूरिया जब बाहर निकालते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है, लेकिन यूरिक एसिड जो होता है वो ग्लोब्यूल और पेस्ट फॉर्म में क्या होता है? बाहर निकलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से नाइट्रोजन वेस्ट आते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। एक चीज और, अगर आपके मन में डाउट हो कि ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन का होता है, तो जिन ऑर्गेनिज्म की भी बात कर रहे हैं उनके लीवर में ही यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन अमोनिया, यूरिया, यूरिक की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन फायदा क्या होता है? वाटर की जो नीड होती है वो कम होती जाती है। तो जिस ऑर्गेनिज्म की भी जैसी हैबिटेट हो उसके हिसाब से वो या तो अमोनिया के फॉर्म में, या यूरिया के फॉर्म में, या यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या करता है? एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस को एक्सपेल आउट करेगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं किस पे? ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम पर। आगे लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और ये ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या है? दो अपन को क्या बनानी है? किडनी है, ठीक है, जो मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है, और इन किडनी से निकलती हुई ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं? यूरिटर। फिर ये यूरिटर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको अपन क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो आगे एक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। तो किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच एक्सपेल आउट वेस्ट एंड परफॉर्म एक्सक्रिएशन, वो क्या कहलाएगा? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और इसमें क्या क्या आएगा? किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस डायग्राम में कुछ चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ किडनी के दोनों तरफ, किडनी के बीच में जो है ऊपर से वेना केवा और ऑर्टा आते हैं। ये जो बड़े बड़े पाइप शो कर रखे हैं ब्लू कलर और रेड कलर में, ये बेसिकली ब्लू कलर वाला वेना केवा का पाइप है, और रेड कलर का है वो ऑर्टा का, ठीक है। अब जो ये वेना केवा से जो एक ट्यूब मतलब वेन निकलेगी जो किडनी में जाएगी उसे रीनल वेन कहेंगे, और ठीक ऐसे कैसे ऑर्टा से जो निकलेगी उसे क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी।
तो बेसिकली किडनी के अंदर जो वेन जाती है वो रीनल वेन होती है, और किडनी के अंदर जो आर्टरी जाती है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं, और वो ये वाली है जो छोटी छोटी डक्ट है ना, वो ना कि ये। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज जो समझनी है, लेफ्ट जैसे अपन ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो राइट साइड की जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे बनानी है, लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी ऊपर बनानी है। ऐसा क्यों? राइट साइड की किडनी के ठीक ऊपर क्या आता है, लीवर का कुछ पार्ट आता है, लीवर की वजह से वो स्लाइटली क्या होती है, नीचे की तरफ होती है। एक और चीज आगे जो अपन को समझनी है वो है कि किडनी के जस्ट ऊपर एक स्मॉल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसे क्या कहते हैं, एडिनल ग्लैंड। इधर इसको अपन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे, इसे अपन एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे ऑर्गन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस डायग्राम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किडनी से। तो देखो किडनी जो है वो मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, और ये कैसे कलर की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, और कैसी होती है, बीन शेप। तो ये बीन शेप के पॉइंट से मुझे एक चीज और याद आई, जब भी डायग्राम बनाओ तो किडनी ऐसे नहीं बनानी है, किडनी को कैसे बनाना है, बीन शेप का बनाना है, मतलब बीच में ऐसे नॉच देनी है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखें आप। तो ये बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। अब ये होती कहां पर है, तो देखो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बॉडी कैविटी होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। डायफ्राम के ऊपर क्या होती है, थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में आगे की तरफ तो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, तो पीछे की तरफ क्या होती है, किडनी। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज लोकेटेड ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में होता है लेकिन पोस्टीरियर बोले तो पीछे की तरफ, और कहां पर, बिलो द स्टमक ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्टमक की तरफ स्टमक वाली किडनी, और लीवर के नीचे लीवर वाली किडनी, लीवर के नीचे भी एक किडनी होगी, मतलब जो राइट किडनी होगी वो कहां होगी, लीवर के नीचे, और जो लेफ्ट किडनी होगी वो कहां होगी, स्टमक के नीचे। तो दोनों किडनी जो होती है वो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के जस्ट नीचे लोअर एब्डोमेन में कहां होती है, पीछे की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम के इस तरफ और इस तरफ, बोले तो पीछे की साइड से किडनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। ये अपन पहले भी कर चुके हैं कि जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली सुपीरियर होती है किससे, राइट किडनी से। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे देखते हैं, देखो ऑन कॉन्केव साइड। अभी कॉन्केव कॉन्वेक्स क्या होता है, तो सपोज करो देखो किडनी ऐसे बीन शेप्ड है, तो ये जो वाली साइड है इसको तो कहेंगे कॉन्वेक्स, और ये जो गुफा जैसी केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या कहेंगे, कॉन्केव। तो जैसे ये वाली जो साइड है वो तो क्या कहलाएगी, कॉन्वेक्स, और ये वाली साइड जिसमें नॉच है उसको क्या कहेंगे, कॉन्केव। तो जो किडनी की कॉन्केव साइड में ग्रूव बोले तो खड्डा होता है, जैसे ये बनाते हैं ना अपन, ये वाला ऐसे अंदर की तरफ नॉच, ये नॉच को क्या कहते हैं, रीनल हाइलम। और इसी रीनल हाइलम से यूरिटर, वेन और आर्टरी एंटर और एग्जिस्ट करती है। यहां पर आता है डायग्राम की सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। पहली तो ये इसका शेप कैसा बनाना, बीन। दूसरा ये तीनों देखो, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और यूरिटर जो निकलती है वो इधर, ये जो नॉच बनाई है अपन अंदर की तरफ, डिप्रेशन जो बना है यहीं से निकालनी है, ऐसे नहीं कि यहां से कहीं से भी आप निकाल रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको किडनी को थोड़ा अंदर की तरफ देखते हैं। तो ये यूरिटर जहां अंदर खुलती है, यहां पर एक ब्रॉड, जैसे ये अंदर खुल के एक ब्रॉड पार्ट बना लेती है जिसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किडनी के अंदर का जो पार्ट है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक ये आउटर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये आउटर पार्ट क्या कहलाता है, रीनल कॉर्टेक्स, और ये अंदर जो कॉनिकल शेप में स्ट्रक्चर बना है इसे क्या कहते हैं, रीनल मेडुला। तो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, ठीक है। ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर आपको कम से कम 7-8 तो बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। किडनी के अंदर ये रीनल कॉर्टेक्स, मेडुला में एक बहुत ही फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं किडनी में, और वो किडनी का स्ट्रक्चरल पार्ट और साथ ही साथ फंक्शनल पार्ट। देखो किडनी का मेन फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, और वो यूरिन फॉर्मेशन कौन परफॉर्म करेगा, नेफ्रॉन परफॉर्म करेगा। तो नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अभी आगे अपन क्या करेंगे, नेफ्रॉन को भी अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया किडनी का स्ट्रक्चर, और ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम, और ये डिस्क्रिप्शन किडनी के स्ट्रक्चर का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपन को यूरिटर। तो यूरिटर बेसिकली क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां से स्टार्ट होती है, किडनी से, और कहां तक जाती है, यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। अब इसके अंदर जो यूरिन है वो कैसे ट्रांसफर होगा, तो यूरिन जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट से, मतलब ऐसे 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 धीरे धीरे आगे बढ़ता है,
और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में भी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि एकदम ही ऐसे मतलब फ्लो के साथ गिरे नीचे, ठीक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पड़ता है। तो ये यूरिटर हो गया। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका शेप थोड़ा बड़ा हो सकता है जब इसके अंदर यूरिन फिल होती है, और ये क्या करता है, टेम्पररी क्या करता है, यूरिन स्टोर करता है। देखो दिन भर ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आती ही रहती है, और वो कहाँ स्टोर होगी, यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उस यूरिन को बाहर क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को। ये अराउंड 400 से 600 ml तक यूरिन को क्या करता है, इकट्ठा करता है। नेक्स्ट है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर बाहर की तरफ जिस रास्ते से खुलती है उसको क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। मेल के अंदर ये यूरिथ्रा पीनिस या पेनिस से होकर गुजरती है, जबकि फीमेल में वेजाइना में ओपन होती है। पेनिस की लेंथ की वजह से जो मेल में यूरिथ्रा है वो लंबी होती है कंपैरेटिवली फीमेल में यूरिथ्रा के, ठीक है। तो ये अपना ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पूरा क्या है, डिस्क्रिप्शन। ये आपके पूरा एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन। तो देखो नेफ्रॉन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किडनी की। देखो एक नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें जो क्या क्या है पहले अपन डायग्राम से समझते हैं, फिर वन बाय वन अपन करेंगे। तो देखो नेफ्रॉन का ये आगे जो कप शेप का जो पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, बॉमन्स कैप्सूल। और इसके अंदर आर्टरी जब किडनी के अंदर एंटर करती है तो उसके बाद वो फाइन मतलब और जो नैरो जो होती है वो क्या कहते हैं, ट्यूब में कन्वर्ट होती है, जिसको कहते हैं आर्टियोल। वो आर्टियोल इधर आती है, तो जो ब्लड लेकर आती है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टियोल। और फिर वो यहां पर एक क्या करेगी, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, इस नेटवर्क को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और फिर वापस ब्लड लेकर निकलेगी, जिसको कहेंगे इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होंगे। इफरेंट आर्टियोल जब यहां से जाएगी तो उसमें वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर क्या हो गए, फिल्टर हो गए। तो फिल्टर करने का काम किसका हो जाएगा, ग्लोमेरुलस का हो जाएगा। फिर यहां से फिर इसके आगे ये जो कॉन्व्यूलेटेड, कॉन्व्यूलेटेड का क्या मतलब होता है, ऐसे कॉइल्ड पार्ट होता है जो बॉमन्स कैप्सूल के पास में, इसको कहते हैं पीसीटी। सीटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब है, और पी का मतलब प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास, किसके पास, बॉमन्स कैप्सूल के। एक ऐसी कैसी कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब दूर भी होती है जिसको कहेंगे डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब, डीसीटी। और इन दोनों के बीच में एक नैरो पतली सी यू शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, हेनलेज लूप। क्या कहते हैं, हेनलेज लूप। कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है वो इसके चारों तरफ एक नेटवर्क बनाती है जिसको वासा रेक्टा कहते हैं। ये आपकी बुक में लेबलिंग नहीं है लेकिन ये अच्छे से डायग्राम है पूरा। फिर ये जो नेफ्रॉन जो है वो एक डक्ट में खुलती है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। नाम से क्लियर है कि इसमें कलेक्ट होगा, क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होगा, सारे नेफ्रॉन से बने हुए। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन इसमें क्या होंगे, एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। और ऐसी भी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट होती है जो फिर आगे जाके रीनल पेल्विस में खुल जाती है, और फिर पेल्विस से होते हुए वो कहां चली जाती है, यूरिटर से होती हुई यूरिथ्रा में खुल जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो। अब देखो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो बॉमन्स कैप्सूल क्या है, कप लाइक, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, बॉमन्स कैप्सूल। तो इट इज डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इनसाइड इट नॉन एज ग्लोमेरुलस। ये आर्ट्रियोल जो इसके अंदर डिवाइड होकर कैपिलरी का एक नेटवर्क बना है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और अगली लाइन क्या है, इन दिस फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। तो फिल्ट्रेशन का होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड लेकर आती है, और इफरेंट क्या होती है, ब्लड लेके जाती है। इन दोनों के डायमीटर में भी फर्क है, अच्छे से फोकस करो। ये मोटी है और ये क्या है, कंपैरेटिव थिन है, और इस वजह से ब्लड आता जाता है और निकलता कम है, तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो रीनल ट्यूब्यूल, ये आगे का जो पूरा पार्ट है इसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसमें बेसिकली तीन तरह की ट्यूब आती है, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, हेनले लूप जिसे बीच का मिडल पार्ट था, और डीसीटी क्या था, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। एक एक करके अपन ये देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछे तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम और ये इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वैसे नेफ्रॉन का डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ एक्सक्रिएटरी ऑर्गन अदर देन किडनी। तो देखो जब मैंने एक्सक्रिएटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि
जो एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस बनते हैं उसमें CO2 भी होती है और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो किडनी के अलावा और भी ऑर्गन है जो वेस्ट को बाहर निकालती है। तो सबसे पहला तो है लंग्स। लंग्स जो है वो क्या करती है, रिमूव करती है, CO2 को बाहर निकालती है। फिर है लीवर। देखो आरबीसी वगैरह जो होती है वो जब डिग्रेड होती है, मतलब आरबीसी जब डेड हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा, तो उसके डिग्रेडेशन से हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये लीवर क्या करती है, एक्सक्रिएट करती है। बेसिकली ये क्या करती है, लीवर एक्सक्रिएट कैसे करती है, ये इनको बाइल जूस के साथ इंटेस्टाइन में डाल देती है। जब इंटेस्टाइन से ये ब्लड आगे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, वो आगे जाएगा और फिर वेस्ट प्रोडक्ट जब एनएस के थ्रू बाहर जाएंगे तो उससे वो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन भी चला जाएगा। तो बेसिकली एक तरीके से लीवर क्या करता है, किन सब्सटेंस को एक्सक्रिएट करता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन को। अपना स्किन जो होती है उससे स्वेट निकलती है और उस स्वेट में एक्सेसिव सॉल्ट और लैक्टिक एसिड और यूरिया और जो वाटर है वो निकलता है, किसके फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में। तो ये लंग्स, लीवर और स्किन अदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन हो गए। अब सिर्फ एक टॉपिक बाकी है एक्सक्रिएटरी सिस्टम में, वो है यूरिन फॉर्मेशन। तो पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। देखो लास्ट फाइनल टॉपिक लेते हैं अपन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, वो है यूरिन फॉर्मेशन। तो जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल में जो ब्लड आएगा उसमें क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होंगे। वो जब यहाँ ग्लोमेरुलस में खुलेगा तो ग्लोमेरुलस में क्या होगा, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के प्रेशर में डिफरेंस है और इस वजह से यहाँ पर प्रेशर लगेगा और इस प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा और ब्लड में से सारे सब्सटेंस, ऑलमोस्ट सारे सब्सटेंस, प्रोटीन और कार्पस्कल्स को छोड़कर लगभग जैसे ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, यूरिया, एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस, वो सारे सब्सटेंस कहाँ आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। और ये स्टेप क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और इसमें ये किसकी वजह से होता है, डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर में क्या होता है, फर्क। इससे एक प्रेशर डेवलप होता है, किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रेशर इज डेवलप और ड्यू टू दिस प्रेशर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, किसमें, ग्लोमेरुलस से। अब इस फिल्ट्रेशन में क्या क्या ब्लड से अलग हो जाएगा, तो ग्लूकोज, सॉल्ट, एमिनो एसिड, मतलब न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएंगे और यूरिया अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा जो फिल्टर ब्लड है वो कहां पर कलेक्ट होगा, यहां पर। ब्लड नहीं, ब्लड के अंदर से ये सारी चीजें यहां पर आ जाएगी। ठीक है, किसके अंदर, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और ये फिल्टर फिर आगे कहां पास किया जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में। अब देखो, जब इस ब्लड को फिल्टर किया गया तो यूरिया इससे फिल्टर हो गया, अच्छी चीज है, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बॉडी के लिए यूजफुल है, न्यूट्रिएंट्स, वो भी फिल्टर हो गए। अगर इस फॉर्म को बाहर निकाल देंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स भी कहां चले जाएंगे, बाहर। और न्यूट्रिएंट्स का अगर लॉस होने लगेगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं रहा। तो इसलिए अब आगे का जो पोर्शन होता है वो यही काम करता है। तो ये जो आगे का पोर्शन है जो रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है, कौन सा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जब उसमें से वो फिल्ट्रेशन आगे बढ़ता है तो इसमें से वो सारी चीजें जो काम की है वो वापस एब्जॉर्ब करके कहां डाल दी जाती है, ब्लड के अंदर क्या की जाती है, मिक्स कर दी जाती है, ब्लड में डाल देते हैं। और क्योंकि ये सारी चीजें ब्लड में ऐड कर देंगे इसलिए इन सारी चीजों को, इसको करने को, प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन, रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, रीएब्जॉर्प्शन, वापस एब्जॉर्ब किया। और कहा हुआ, रीनल ट्यूब्यूल्स में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो देर आर मेनी यूजफुल सब्सटेंस इट प्रेजेंट सच एज ग्लूकोज, विटामिन, वाटर, सॉल्ट अलोंग विथ यूरिया, सो दे नीड टू रीअब्जॉर्ब। और ये वापस क्या होते हैं, सारे के सारे रीअब्जॉर्ब होंगे क्योंकि वो सारे यूजफुल है। यूरिया सेपरेट करना था, इन सब सब्सटेंस को नहीं। करीब 99% जो फिल्ट्रेट होता है उसमें से 99% क्या कर लिया जाता है, वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये एब्जॉर्ब होने के लिए कहां से एब्जॉर्ब होगा, यहाँ वॉल से। और ये वॉल किसकी बनी हुई है, कौन से एपिथेलियम की बनी है, वो याद रखना है। तो वो होती है, कौन सी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं इस चैप्टर में पहले भी एपिथेलियम के बारे में बता चुका हूं। सिंपल का मतलब एक लेयर होगी और क्यूबॉइडल का मतलब क्यूबिक शेप की क्या होगी, सेल होगी। ठीक है, और ये रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ब्लड में। और वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया जो होता है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता।
ठीक है। तो दो स्टेप हो गए, वापस रिपीट कर देता हूं। पहले स्टेप में क्या हुआ था, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर में फर्क की वजह से एक प्रेशर डेवलप हुआ, जिससे यहां पर फिल्ट्रेशन हुआ। लेकिन इस फिल्ट्रेशन में यूरिया के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी चले गए, और उन न्यूट्रिएंट्स वगैरह को डीसीटी और पीसीटी और हेनले लूप में क्या किया गया, वापस एब्जॉर्ब किया गया। वाटर को भी वापस एब्जॉर्ब किया जाता है और कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, ब्लड में। लेकिन यूरिया को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि यूरिया को ही तो बाहर निकालना है, ठीक है। अब वाटर को एब्जॉर्ब कितनी अमाउंट में करना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी में वाटर की नीड क्या है। अगर वाटर अभी भी अवेलेबल है ब्लड में काफी, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, और अगर अपन ने पानी कम कंज्यूम किया और वाटर की नीड है, तो यूरिन में से जितना हो सकता है उतना वाटर क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप हो गए। फिर थर्ड स्टेप, जिसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखो, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यहां फिल्टर हुए ही नहीं। इन सब्सटेंस को क्या किया जाता है कि यहां से ब्लड से इन रीनल ट्यूब्यूल्स में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक्टिवली का क्या मतलब हुआ, एनर्जी देकर इधर ब्लड में से इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसको कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन। ऐसे लगेगा कि ट्यूब में क्या हुआ, कुछ चीजें क्या हुई, सिक्रेट हुई। तो सर्टेन एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस आर नॉट फिल्टर्ड और दीज अनवांटेड थिंग एक्टिवली सिक्रेटेड इन डीसीटी, ठीक है। तो अब डीसीटी तक क्या हो गया, जो भी हार्मफुल चीजें थी वो तो इसके अंदर प्रेजेंट है, और जो भी यूजफुल चीजें थी जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह वापस एब्जॉर्ब कर लिया गया। यहाँ पर यूरिया है इस फ्लूइड में, और वाटर है, और अदर एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस है। अब इस फ्लूइड को अपन क्या कह सकते हैं, यूरिन कह सकते हैं। और ये ऐसे सारे नेफ्रॉन से जो यूरिन बनेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में, और ऐसी सारी कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन बनेगा वो कहां चला जाएगा, रीनल पेल्विस में, और फिर वहां से कहां चला जाएगा, यूरिटर में, और यूरिटर से कहां चला जाएगा, यूरिथ्रा में, ठीक है। तो द लिक्विड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल कंटेनिंग वेस्ट एंड फॉर्म यूरिन, वो क्या बनाएगा, यूरिन बनाएगा। द यूरिन फॉर्म नेफ्रॉन ट्रांसफर टू कलेक्टिंग डक्ट, वो कहां ट्रांसफर होता है, कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाता है, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से कहां जाएगा, यूरिटर में। यूरिटर से कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जब एक बार यूरिनरी ब्लैडर में सफिशिएंट अमाउंट में क्या इकट्ठा हो जाएगा, अपने वो यूरिन इकट्ठा हो जाएगा, जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाएगा, तो सीएनएस जो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोले तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वो सिग्नल देंगे, और क्या होंगे, जो मसल्स होगी यूरिनरी ब्लैडर की, उसको मैसेज जाएगा, तो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिन जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, और कहां आ जाएगा, यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा के ऊपर जो स्फिंक्टर लगे रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिलैक्स, जिससे यूरिथ्रा से होता हुआ यूरिन कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ। तो देखो क्या होगा, सीएनएस सिग्नल सेंड करेगा, जिससे ब्लैडर मसल्स को क्या होगा, मैसेज मिलेगा। साथ में यूरिथ्रल स्फिंक्टर भी खुल जाएंगे, और यूरिन जो होगा उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से अपनी बॉडी में क्या बनता है, यूरिन बनता है 3 स्टेप में। पहले स्टेप में फिल्ट्रेशन होता है, वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस में, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो ट्यूब्यूल होती है वो रीअब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसे ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और कौन सी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो यूजफुल चीजें होगी, यूरिया का नहीं होगा। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब ट्यूब में कुछ सिक्रेट होगा, एक्टिवली होगा, एनर्जी खर्च करके करेंगे, और उन सब्सटेंस को करेंगे जो हार्मफुल है और यहाँ फिल्ट्रेट नहीं हुए थे, और इस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से अपने ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो टॉपिक था वो भी अपने कंप्लीट होता है। होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खूब सारा मेहनत करें और अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। तो खूब सारा मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।